है। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2025 में आप लोग कौन सा कंट्री को टारगेट कर सकते हो जो टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। नाज़रीन, पिछले महीने में अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दो क्लाइंट्स के वीज़े लगे हैं सबसे ज़्यादा। एक स्पेन, दूसरा फ्रांस और तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रिया। ये कौन सी वीज़े लगे हैं? जैसे कि जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ा को डील करता हूँ। और इस वक्त जो क्लाइंट्स के वीज़े लग रहे हैं वो स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि आप कौन सी कंट्री को चूज़ करें, कौन सी कंट्री आपके लिए मुनासिब रहेगा, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और साथ साथ में मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता रहता हूं। नाज़रीन, ये जो दो क्लाइंट्स जिनका जो वीज़ा आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक फ्रांस का है और एक स्पेन का है। इनका पासपोर्ट मुझे काफ़ी टाइम पहले मिला था लेकिन इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस नहीं बनाया था। लेकिन आज मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो इससे रिलेटेड कोई वीडियोस भी बना लो, आप लोगों को बता सकूं कि इस वक्त मैं कौन सा कंट्री रिकमेंड करता हूं। नाज़रीन, फ्रांस का वीज़ा तो लग गया है मेरे क्लाइंट का, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप फ्रांस के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अगर वीज़े लगे भी है वो बहुत ही कम रेशो के साथ वीज़े लग रहे हैं। और अगर ज़्यादा इस वक्त वीज़ा जो शेंजन का जो वीज़ा लग रहा है वो है स्पेन और ऑस्ट्रिया। ये दो कंट्री जो है हमेशा मेरे फेवरेट थे और फेवरेट रहेंगे। क्यों मेरे फेवरेट थे, मेरे फेवरेट रहेंगे? इसलिए कि ये दोनों कंट्री है, इन्होंने हमेशा बैलेंस रखा है। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि पाकिस्तानियों को रिजेक्ट करें, 100% उनको वीज़ा ना दे दें या 80% या 50%। इन्होंने हमेशा इंसाफ किया है। ये इंसाफ इन्होंने कौन से लोगों के साथ किया है? उन लोगों के साथ किया है जो मेरे और आप जैसे लोग हैं। मैं अगर इस वक्त शेंजन और यूरोप में बैठा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया है। क्यों इंसाफ किया है? इसलिए कि मैंने इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके इनको दे दिया है। और ये जो दो क्लाइंट्स के भी वीज़े अगर लगे हैं, स्पेन ने भी इंसाफ किया है। अब फ्रांस ने कैसे इनको वीज़ा दिया है इस बात पे अल्लाह जानता है। उस बंदे का रोज़ी रोटी यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए इसका वीज़ा लग गया। अदरवाइज़ मैं कभी भी फ्रांस के लिए अप्लाई नहीं करता हूँ। ये क्लाइंट जो है इसने ज़िद किया था कि भाई मुझे फ्रांस के लिए ही अप्लाई करके दिया जाए। मैंने उनका ज़िद मान के और उसके बाद मैंने फिर अपना बेस्ट दिया। इसलिए बेस्ट दिया कि मुझे इस बात का डर था कि भाई इस बंदे को रिजेक्शन ना आ जाए, तो बेस्ट से बेस्ट फाइल बना के उनको मैंने दिया और इसलिए इनका भी वीज़ा लग गया। हाँ, और दूसरी बात यह कि मैं स्पेन और ऑस्ट्रिया इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, ख़ासकर जो कराची के लोग हैं, कराची वालों को मैं ज़्यादातर कहता हूँ आप अप्लाई करें स्पेन ऑस्ट्रिया के लिए। उनके लिए तो और भी मेरे पास ऑप्शन है कराची वालों के लिए, लेकिन ओवरऑल बाकी पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं कहता हूँ आप लोग हमेशा ये दो कंट्रीज़ को प्रायोरिटी में रखें, स्पेन और ऑस्ट्रिया। और इसके साथ साथ इन दो कंट्रीज़ का मैं कंसल्टेंसी भी ज़बरदस्त एक किस्म का फ़ाइल आप लोगों के लिए तैयार कर सकता हूँ। ज़बरदस्त किस्म का ये मैं अगर बातें करता हूँ नाज़रीन, इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि मैं अपना तारीफ़ कर रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करता हूँ, बाकी लोग मुझसे कमतर है, या मैं यूरोप में हूँ मैं कोई शो ऑफ़ कर रहा हूँ। मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। और अगर मैं किसी के लिए काम कर सकता हूँ या मैं किसी का काम आ सकता हूँ, कोई मुझे दुआएं दे सकता है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। और आज जिन लोगों के अगर वीज़े लगे हैं उनके अगर मैं वॉइस नोट भी आप लोगों को सुना दूं तो आप लोग भी कहेंगे यार क्या इन लोगों ने कैसी कैसी दुआएं दी है मुझे, तो दिल खुश हो जाता है, ऐसे एक मोटिवेशन मिलती है। अब जिस तरह मैं अभी भी कहता हूँ कि इस तरह मैं जिस तरह बार्सिलोना में घूम रहा होता हूँ, लोग आते हैं कहते हैं यार ये वही यूट्यूबर है, तो इस तरह एक चीज़ होती है ना, ये बंदे को इनक्रेज करता है और मोटिवेट करता है। फिर मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ। और यही एक रीज़न है, जब भी लोग मुझसे बात करते हैं मैं उनको कहता हूँ यार आप लोग कोशिश करें, अगर खुद फाइल बना सकते हो, आप लोगों के अंदर एक इतनी टैलेंट है तो आप लोग खुद ही बना लें, मेरी ज़रूरत ही ना पड़े आप लोगों को। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो फिर आप लोग देख ले, अगर पाकिस्तान में कोई भी कंसल्टेंट हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास आप जाओगे, जिससे आप बात करोगे, आपका अगर दिल मुतमईन हो,
आपका दिल ये मानता है कि हाँ भाई ये बंदा है, मेरा काम कर सकता है और ये ही मेरा फाइल बना सकता है और मेरे साथ ये मुखलिसी दिखाएगा, सिंसियरिटी दिखाएगा, मेरे काम को ओन करेगा, मेरे पैसों को अपना पैसे समझ के उसी तरह काम करके दिखाएगा, तो आप उसी से काम कराएं। अगर आप मेरे वीडियोस देख के मुझसे इंस्पायर होते हैं, मेरे बातें आपको सही लगते हैं, तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, मुझसे कंसल्टेंसी ले लें। हाँ, अगर आपके दिल में ऐसा कोई डर है, कोई खौफ है, ऐसे सिर्फ मुझसे मैसेजेस करके और 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में कहते हो यार नहीं मुझे ऐसा कोई कन्फ्यूजन है या कोई ऐसी बातें हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अगर मेरे वीडियोस देख के भी मुतमईन नहीं होते तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करने की भी अपना टाइम ही ज़ाया ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम भी कीमती होता है। तो अपना टाइम बचाएं, अपना टाइम सेव करें, ऐसा बंदा ढूंढें जिससे आपका दिल मुतमईन हो। जब तक, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, 2-2.5 महीने का प्रोसेस होता है। अब ऐसे क्लाइंट्स में देखता हूँ कभी कभार वो लोग मुझे कहते हैं यार हमने अप्लाई तो किया, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, तो फिर मुझसे सवाल करते हैं आप बताएं मेरा केस का रेशो कैसा रहेगा। यार ये अजीब सवाल है। जिस बंदे से आपने कंसल्टेंसी ली है वो अगर आपको मुतमईन ना कर सका तो मैं आपको कैसे मुतमईन करूंगा और मैं क्या कहूंगा। अगर आप उसका केस मुझे शेयर भी करते हैं, अगर मैं कहूँ आपके चांसेस खराब है या आपका कवर लेटर खराब है या होटल बुकिंग खराब है, तो आप समझो आपका जो 2-2.5 महीना है वो ज़ाया हो जाएगा। फिर इसलिए मैं आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं कहता हूँ यार बस पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, अल्लाह खैर करेगा। फिर बाद में जब रिजेक्शन आती है तो फिर आप लोग दोबारा मुझे कहते हैं आपने कहा होपफुल रहो। यार मैं अगर ना कहूँ कि होपफुल ना रहो तो आपके 2.5 महीने में आप तो मर जाएंगे, कैसा गुजरेगा आपके ऊपर। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि भाई अप्लाई करने से जब तक आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, उससे पहले अगर आप मुतमईन नहीं होते तो आप सबमिट ही ना करें। यही बात अक्सर जब मैं इस्लामाबाद में था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे वो सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे थे, तो उनका दिल मुतमिन नहीं था। मैं उनको हमेशा कहता था यार अगर जब तक आपका दिल मुतमिन नहीं है, दिमाग मुतमिन नहीं है कि आप पेपर दे सकते हो, पास कर सकते हो, तो आप तब तक ना दे दें। जब आपका दिल मुतमईन है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो इसी तरह सीएसएस का पेपर हो या फिर कोई भी काम हो लाइफ में, या इसी तरह वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जो कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लेना हो, उसके लिए भी आपको ये ज़रूरी है कि आप मुतमईन हो। क्योंकि 2-2.5 महीने बहुत टफ गुजर जाते हैं इंसान के ऊपर। रिजेक्शन आती है तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। हालांकि ये टफ नहीं होना चाहिए, इस तरह इंसान के हमारा ईमान है, हम मुसलमान है कि भाई अगर एक रोजी रोटी लिखा हुआ है, किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, वो तो आपको मिल जाता है। मैं खुद एक ऐसा आप लोगों जैसा एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था। मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मेरा वीज़ा लगेगा बग़ैर पास ट्रैवल हिस्ट्री के, बग़ैर बड़े बड़े बैंक स्टेटमेंट्स के। तो अल्लाह ने चाहा तो मेरा काम हो गया। बस सिर्फ ये मेहनत जो है वो ज़रूरी है। आप अपने फाइल के ऊपर काम करें, मेहनत करें, तो अल्लाह खैर करेगा। तो नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंसल्टेंसी किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, और फेसबुक में आप लोग फारिब कंसल्टेंसी को सर्च कर सकते हैं। और आप लोग अगर मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे तो कंसल्टेंसी भी हाजिर है। जो जिनको मैं कंसल्टेंसी देना चाहता हूँ उनको भी मैंने वीडियो में बता दिया। आप लोग कोशिश करें रिक्वायरमेंट्स को देख के, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो प्लीज़ आप तो बैंक स्टेटमेंट बना के उसके बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।